वंदे भारतम। स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संभल हिंसा के आरोपी जफर का मेडिकल, कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल कराने गई पुलिस। चंदोसी अस्पताल में हो रहा मेडिकल। 24 नवंबर हिंसा मामले में हुई है जफर अली की गिरफ्तारी। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, 24 नवंबर हिंसा मामले में हुई जफर अली की गिरफ्तारी। तो आपको बता दें, संभल हिंसा के आरोपी जफर का मेडिकल यहां होना है। तो आपको बता दें, संभल यूपी से यह खबर है। संभल हिंसा के आरोपी जफर का मेडिकल होना है। संभल हिंसा के आरोपी जफर का मेडिकल, कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल कराने गई पुलिस। तो आपको बता दें, चंदोसी अस्पताल में हो रहा है जफर का मेडिकल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दानिश वारसी, क्या है पूरा मामला? दानिश, उनकी मेडिकल जांच करवाने के लिए उन्हें भेजा गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एसआईटी की एक जांच चल रही थी संभल में भड़काऊ भाषण को लेकर के, जिसमें दंगे हुए थे 24 नवंबर के बयान को लेकर के। एसआईटी ने जांच की। उस जांच के आधार पर जफर अली एडवोकेट, जो संभल मस्जिद के सदर भी हैं और एडवोकेट भी हैं, तो उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ के लिए मेडिकल कराने के बाद न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद जांच जारी है। हालांकि इसमें जो उनके भाई हैं, उनका यह आरोप लगा हुआ है कि जबरन इनको उठाया गया है और पूछताछ में जो गोली चली थी 24 नवंबर को, उसमें पुलिस द्वारा पर आरोप लगे थे। जो एडवोकेट जफर अली ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि संभल में हिंसा के जिम्मेदार वहां की लोकल पुलिस है, इसमें सीओ के ऊपर आरोप लगे थे। इसको लेकर के जो है उनको बयान दर्ज होने थे। हालांकि ये भाई का उनके आरोप है। उन्होंने ये भी कहा उनके भाई ने कि जेल से ये बयान दर्ज कराए जाएंगे, यानी अगर जेल भेजा जाता है तब। तो अब ये कह सकता हूँ कि एसआईटी की जांच में जो है वो जफर एडवोकेट जो सदर हैं, उनका नाम आया है संभल मस्जिद के। एसआईटी की जांच में वो दोषी पाए गए हैं 24 नवंबर के भड़काऊ वाले बयान पर। और एक तरफ, दूसरी तरफ उनके भाई का ये आरोप है कि पुलिस के खिलाफ जो बयान देना था, पुलिस के कि दंगे में कौन गोली चलाने पर दंगा भड़का, उसमें पुलिस की पूरी भूमिका थी। इसको लेकर के जो आरोप लगे हैं, दोनों तरफ से अपने अपने हैं। हालांकि जेल जाने के बाद क्या कार्रवाई होती है, वो बयान क्या दर्ज कराते हैं, ये बात का सवाल है। लेकिन अभी का सवाल ये है कि जफर अली एडवोकेट सदर को फिलहाल हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल। पुलिस कर्मियों से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ उनका कहना है इस मामले को लेकर? वहाँ के जो एएसपी हैं शीरीष चंद, उनका ये कहना है कि 24 नवंबर में जो भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसपे हिंसा हुई थी, उसमें एसआईटी की जो जांच हुई उसमें कहीं ना कहीं इनका नाम आया है। और इस जांच में 24 नवंबर के जो भड़काऊ वाले बयान में कहीं ना कहीं ये दोषी एडवोकेट जफर अली को बनाया गया है, जिसको चलते पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। इसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी का शक उनके भाई ने भी जताया, लेकिन गिरफ्तारी की पुष्टि अभी नहीं हो पाई। फिलहाल हिरासत में लिया गया है। हालांकि उनके भाई का केवल ये आरोप है कि गिरफ्तार करने के बाद अगर उन्हें जेल भेजा जाता है, तो जेल भेजने के बाद भी जफर अली एडवोकेट ये बयान देंगे कि पुलिस की गोली से हिंसा भड़की। और इधर पुलिस का ये कहना है कि हिंसा में कहीं ना कहीं इनके भड़काऊ बयान पे हिंसा भड़की। तो दोनों तरफ के अपने अपने ठीक है। अब देखना यह है कि न्यायपालिका इस पर क्या कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल। इनको कड़ी सुरक्षा के साथ ले जाया जा रहा है, तो क्या जनता इनके ऊपर हमला कर सकती है, ऐसी कुछ प्रतिक्रिया आपको यहाँ देखने को मिली? नहीं, देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच में ले जाने का दायित्व और औचित्य पुलिस प्रशासन का है ही। कोई भी मामला हो, किसी को भी जब हिरासत में लिया जाता है या न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में जब पेश किया जाता है, तो पुलिस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी सुरक्षा करना, न्यायालय से ले जाकर के न्यायालय तक पहुंचाना। तो ये भी कह सकते हैं कहने के सांप्रदायिक तनाव का माहौल तो वहाँ चल ही रहा है, जिस तरीके से मस्जिद का मामला है। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है एसआई को कि वो रंगाई पुताई का काम कराए। जो जाहिर सी बात है, वहाँ पर हाईकोर्ट भी निगरानी कहीं ना कहीं कर रहा है, कोर्ट की मॉनिटरिंग में सारे काम हो रहे हैं। इसको लेकर के पुलिस भी हिरासत में जो उनकी गिरफ्तारी की गई है, हो सकता है उसको लेकर के सांप्रदायिक तनाव को बढ़ते हुए पुलिस अपनी सुरक्षा के तहत पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दानिश। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर रहे, जहां से उन्होंने बदलते हुए कानपुर की बात की। तो पीएम मोदी ने नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना से गंगा की बदलती तस्वीर को लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। पौराणिक काल से लेकर के और अर्वाचीन काल तक नए भारत के निर्माण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यही कानपुर मां गंगा के सानिध्य में आगे बढ़ रहा है। कभी देश का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर अपने टेक्सटाइल उद्यम के लिए माना जाता था, लेकिन जिन लोगों के मन में भारत और भारतीयता के प्रति नफरत थी,
उन्होंने कानपुर को भी, कानपुर की उद्यमिता को भी पूरी तरह नष्ट करके रख दिया। कानपुर के उद्योग बंद कर दिए गए, कानपुर में बेरोजगारी छाने लग गई, अव्यवस्था पैदा हो गई। ये कानपुर ऐसे लगने लग गया जो कभी देश के 4 महानगरों में जिसकी गिनती होती थी, वह कानपुर नगर वीरान जैसा हो गया। वीरानी छा गई, कनेक्टिविटी से वंचित कर दिया गया, मां गंगा को प्रदूषित कर दिया गया, एयरपोर्ट बंद हो गया, उद्योग बंद हो गए, हर जगह लाचारी लाचारी। आप याद करिए, जब कानपुर के साथ ये हो सकता है तो देश के साथ इन लोगों ने क्या नहीं किया होगा, देश के संसाधनों में किस कदर लूट नहीं मचाई होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, अंग्रेज चले गए लेकिन अपने मानस उत्तराधिकारियों को देश को लूटने के लिए उसी प्रकार से छोड़ गए जो दृश्य हम लोगों ने कानपुर के अंदर देखा था। आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए कानपुर को देखा है। आज कानपुर में यहां पर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए फिर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण का कार्य हो रहा है। एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग का काम यहां प्रारंभ हो गया है। यहां पर टेक्सटाइल के नए हब के रूप में विकसित करने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 2-3 महीने के अंदर रेडीमेड गारमेंट के एक नए केंद्र के रूप में कानपुर फिर से विकसित होने जा रहा है। ये कानपुर फिर से एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं कानपुर से दिल्ली के बीच, अन्य नगरों के बीच फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और रोड कनेक्टिविटी के लिए तो कहना ही क्या है। आउटर रिंग रोड हो या फिर लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को और कम करने में कानपुर से मदद मिलेगी। नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आज कानपुर के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। अब ये कानपुर केवल एक बिखरा हुआ नगर नहीं, वीरान नगर नहीं, बल्कि नए भारत का अपनी विरासत और विकास के साथ जुड़ने वाले महानगर के रूप में देखने को मिल रहा है। 2021 में कानपुर की मेट्रो प्रारंभ हो चुकी है। फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो गया है और अगले कुछ ही महीनों में हम इसके सेकंड फेज को भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। कानपुर आज मेट्रो सिटी भी हो गया है, स्मार्ट सिटी भी हो गया है। कानपुर आज उद्योग को पुनर्जीवित करने वाला सिटी भी हो गया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा भारतवासियों को पुनः दी है। याद करिए, गंगा एक्शन प्लान 1986 में बनी, लेकिन 2014 तक आते आते मां गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गई थी। प्रदूषण का आलम यह था कि गंगा नदी में जलीय जीव नष्ट हो गए थे। उस समय तमाम प्रश्न खड़े होते थे और आज मैं कह सकता हूं, महाकुंभ की सफलता नमामि गंगे की सफलता को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो सपना देखा था गंगा मैया के लिए, आज महाकुंभ की सफलता उसके साथ जुड़ करके और नई ऊंचाइयों तक उसे पहुंचाई है। गंगा नदी में अब फिर से जलीय जीव दिखाई देने लग गए हैं। डॉल्फिन फिर से दिखाई दे रही है। अब अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हमें हो रहे हैं। यह अपनी विरासत के प्रति हमारे
अंतःकरण को प्रस्तुत करता है। अगर विरासत और विकास की जिसने भारत की परिकल्पना को मोदी जी ने हम सबको दिया है, आज उसका साकार स्वरूप हम सबको हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है। ये वही स्वरूप है जो नए भारत के रूप में हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया, जहां से उन्होंने विकास की बात की है और कहा कि वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर का कारपेट आज फिर से पुनर्जीवित हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें, यह बड़ी बात सामने आई है। जैसा कि आप नाम से ही स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निर्भर करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी नेपाल, भूटान, राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहां की एक बड़ी आबादी अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर करती है। यानी आज के दिन पर अगर आप कह सकें तो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में है। जो जीवन की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, उनमें से वस्त्र भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और आज के समय में हम अगर उसके अनुरूप मार्केट की डिमांड के अनुसार उस प्रकार की एक व्यवस्था दे सकें, एक ही स्थान पर यहां पर बुनाई भी हो, रंगाई भी हो, छपाई भी हो और उसकी पैकेजिंग भी हो, उसकी डिजाइनिंग भी हो, ये सभी कार्य एक ही स्थान पर करने की सुविधा अगर कोई दे सकता है तो वह पीएम मित्रा पार्क दे सकता है। और इस दृष्टि इस अवसर के लिए आप सबको आमंत्रित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम के पहले मैंने यहां पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर से भी एक सामान्य मुलाकात मेरी हुई थी, जिसमें अडानी पोर्ट से यहां पर आपके ग्रेटर नोएडा से आए हुए श्री ललित ठकुराल से, कर्नल एस कपूर से, 9 हाइजीन केयर से श्री अमर तुलसियान से, राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स से श्री रजत जयपुरिया से, जीएसएल स्पिनर से श्री संदीप खंडेलवाल से, श्री अजय लोहिया, श्री रमेश जैन, श्री राजीव अग्रवाल, श्री संजय जैन और श्री दिवाकर मारी, इन सभी के साथ अभी मेरा एक संवाद भी हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत सकारात्मक माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया और सकारात्मक माहौल हर प्रकार से जो भी होगा पॉलिसी के अंदर होगा, पॉलिसी के दायरे में होकर होगा। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास इतनी पॉलिसीज हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। इन्वेस्टर की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहां पर सिंगल विंडो को प्रभावी ढंग से लागू किया है और देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के नाम पर
उत्तर प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हम 500 से अधिक क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी का उपयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। याद रखना, जितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होगी, उतने ही प्राचीन समय से वहां पे वस्त्र उद्योग की संभावनाएं रही होंगी। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश की दो प्राचीन आध्यात्मिक नगरी काशी और अयोध्या सबकी निगाहों में होगी। हजारों वर्षों का जिनका अपना एक इतिहास है, स्वाभाविक रूप से ये नगरी केवल एक आध्यात्मिक चिंतन की आधार नहीं थी। ये जितने भी हमारे प्राचीन आध्यात्मिक स्थल थे, ये केवल संस्कृति की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि इन्होंने समृद्धि को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान किया था। और आप देखते होंगे उसमें या उसके सटे हुए क्षेत्र में टेक्सटाइल की अनंत संभावनाएं पहले से छुपी रही है, जैसे काशी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 27 पे। वंदे भारतम।